राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की बुक जो दिल्ली पुलिस जीएस की है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे जो भी क्वेश्चन है आज हम लोग उनको देखेंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो इसका ऑप्शन है बुद्ध, जैन, हिंदू और राजपूत, जिसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उदाहरण देती हैं? वो है बौद्ध धर्म की। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उदाहरण देती हैं, विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। जो अजंता की गुफा है वो चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। जो बौद्ध धर्म है उसके स्वर्ण युग को जो अजंता की गुफा में जो चित्रकला है वो प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है, एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? एक यूनानी मेगास्थनीज था, वो किस राजा के दरबार में राजदूत था? तो इसका ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज है वो जो राजा यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर थे उनका राजदूत था और जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा वो इसका वर्णन जो है उसके बारे में जो लिखा है भारत के बारे में वो इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। इंडिका में उन्होंने मौर्य काल के दौरान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने जो मौर्य काल के दौरान जो भी भारत में हुए जो जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उसके बारे में इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। जो इंडिका बुक है उसको मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है पाटलिपुत्र का और इसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। अगला क्वेश्चन है, 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पालिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? वो 600 ईस्वी
की अवधि के दौरान वो कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए जो भी संदेश थे वो पत्थर की सतहों पर, प्राकृतिक चट्टानों पर उसको लिखवाया था। तो ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने 600 ईस्वी के दौरान उसने जो भी अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए जो भी उसके अशोक के जो भी संदेश थे उनको चट्टानों पर या स्तंभों पर लिखवाया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपनी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में फैलाने के लिए 14 जगहों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक ने शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। जो सम्राट अशोक हैं उनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। वाला है अशोक ने शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी केन्थेलर ने की थी। अशोक के जो भी शिलालेख थे उसकी खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी केन्थेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के जो भी शिलालेख थे उसको 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। अशोक ने जो भी शिलालेख लिखवाए थे वो ब्राह्मी लिपि में और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए थे। अशोक के शिलालेखों में से कुछ शिलालेखों में धार्मिक और शासकीय घोषणाएं शामिल हैं। अशोक के जो भी शिलालेख हैं उसमें कुछ धार्मिक और शासकीय घोषणाएं भी शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों से अशोक की नीतियां, प्रजा कल्याण के कार्य और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अशोक के जो भी शिलालेख हैं उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? प्रजा के कल्याण के कार्य और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अशोक के 5वें शिलालेख में उन्होंने कहा था, समस्त प्रजा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। जो अशोक के शिलालेख थे उसमें से जो 5वां शिलालेख था उसमें अशोक ने कहा था कि समस्त प्रजा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी जो राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? तो इसका ऑप्शन है समाहर्ता, सानिध्याता, अमात्य और अंतपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता। जो भी मौर्य प्रशासन में जो राजस्व का वसूली करता अधिकारी जिसको राजस्व महाकलेक्टर बोला जाता था वो कौन होता था? समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता होता था। समाहर्ता के अन्य कार्य हैं सभी तरह के स्रोतों से करों का संग्रह करना। जो भी सभी प्रकार के स्रोत हैं उनसे करों को, टैक्स को कलेक्ट करना। राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना। जो भी राज्य के खर्चे हैं उनका ब्यौरा रखना, ये समाहर्ता का कार्य है। राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना। जो भी राज्य के जो सालाना बजट हैं उसको समाहर्ता ही तैयार करता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना। जिले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने का काम किसका होता था? समाहर्ता का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के पहले किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? तो इसका ऑप्शन है बृहदत्त, नंद, प्रद्योत, शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसके ठीक पहले जिस राजवंश का शासक था जिसने मगध पर शासन किया था वो थे नंदवंश। नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने धनानंद को 321 ईसा पूर्व में हराया था। मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश के नाम देखेंगे जिन्होंने मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश जो है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। जो हर्यक वंश है जो कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, इसकी स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने। शिशुनाग वंश जो है वो 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व, इस वंश के राजाओं का विस्तार महाजनपद काल में हुआ था। जो शिशुनाग वंश के जो राजा हैं इनका विस्तार महाजनपद काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बृहदत्त, शालीशुक, संप्रति, दशरथ मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदरथ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ था। बृहदरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या वर्ष 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। जो बृहदरथ के सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसी ने बृहदरथ की हत्या कर दी और उसके बाद जो मौर्य वंश खत्म हो गया उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? जो बिंदुसार है वो निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन है देववर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और शालीशुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात अर्थात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। जो बिंदुसार है जो चंद्रगुप्त के लड़के हैं उनको अमित्र घात यानी कि शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाले के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इन्हें महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। जो बिंदुसार हैं जो कि महान पिता के पुत्र यानी चंद्रगुप्त के जो बेटे थे और महान पुत्र का पिता, इन बिंदुसार के जो बेटे थे वो अशोक थे। तो इसीलिए महान पुत्र का पिता, अशोक के पिता हो गए बिंदुसार और महान पिता का पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त के बेटे हो गए बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को बरकरार रखा था। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जो चंद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को बरकरार रखा था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था?
जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उसके दौरान जो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी उसका प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? तो ऑप्शन है 8, 3, 6 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। पहली समिति उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करती थी। जो पहली समिति है वो उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करती थी और जो दूसरी समिति है वो विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी। जो दूसरी समिति है वो विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जनगणना करती थी। जो तीसरी समिति है वो जनगणना करती थी। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। जो चौथी समिति है व्यापार तथा वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। और जो पांचवी समिति है वो विक्रय की व्यवस्था तथा निरीक्षण करती थी। जो विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करती थी वो पांचवी समिति थी। और जो छठी समिति थी टैक्स वसूलने की व्यवस्था करती थी। जो छठी समिति है वो टैक्स वगैरह वसूलने का व्यवस्था करती थी। अगला क्वेश्चन है भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? जो भरहुत का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन है सातवाहन, मौर्य, शुंग और कुषाण। तो किसने बनवाया था? वो है मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। जो भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था। जो भरहुत स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश के राजा अशोक ने। हालांकि इस स्तूप के कुछ हिस्से पाषाण वेदिका एवं तोरणों का निर्माण शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया था। जो इसके कुछ स्तूप हैं या कुछ हिस्से हैं जिसको पाषाण वेदिक एवं तोरणों का निर्माण जो पत्थर और वेदिक जो भी तोरण वगैरह हैं कुछ इसके जो भरहुत स्तूप है उसका शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया था। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव में है। जो भरहुत स्तूप है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है एक गांव में। इस स्तूप की खोज वर्ष 1873 ईस्वी में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जो भरहुत स्तूप है इसकी खोज 1873 ईस्वी में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है टोलमी, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस, कैसेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति है उसको हराया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। जो ग्रीक राजदूत थे मेगास्थनीज उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जो यात्रा चल रही थी उसमें उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त
अशोक, हर्षवर्धन और बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। सांची का महान स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। जो सांची का महान स्तूप है उसको जो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक के इस स्तूप को भगवान बुद्ध के अवशेषों को सहेजने के लिए बनवाया था। जो अशोक ने ये जो सांची का स्तूप बनवाया था इसमें भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष कुछ चीज़ें बच गई थी उनको सहेजने के लिए बनवाया था। यह स्तूप बलुआ पत्थर से बना है तथा अर्धगोलाकार संरचना में है। जो सांची का स्तूप है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जो अर्धगोलाकार संरचना में है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कई स्तूप बनवाए थे। और जो अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सांची का स्तूप बनवाया था और वैसे ही बहुत सारे स्तूप बनवाए थे। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। जो सांची का स्तूप है वो भारत की बहुत प्राचीन संरचनाओं में से एक है। महान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को 1989 ईस्वी में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जो सांची का स्तूप है वो 1989 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुवर्णगिरी, तक्षशिला, तोसली, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोसली। मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया। जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो भी प्रशासन था उसको 4 प्रांतों में बांटा गया। जो पूर्वी प्रांत है उसकी राजधानी तोसली थी, दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी और उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला और पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। मौर्य साम्राज्य की शाही राजधानी पाटलिपुत्र थी। जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो शाही राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। मौर्य साम्राज्य का समय काल लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। जो बराबर की गुफाएं हैं वो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। जो बराबर की गुफाएं हैं वो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। बराबर की गुफाएं बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों से बनी है। जो बराबर की गुफाएं हैं वो बराबर और नागार्जुनी की जो भी पहाड़ियां हैं उसी से बनी हुई हैं। बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं तथा नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। जो बराबर की पहाड़ी है उस पर 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी की पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। माना जाता है कि इनका निर्माण सम्राट अशोक के तपस्वियों के लिए करवाया था। जो इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था। इन गुफाओं में से सुदामा तथा लोमस ऋषि की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला के कुछ शुरुआती उदाहरण हैं। जो इन गुफाओं में से कुछ गुफा हैं जो सुदामा तथा लोमस ऋषि के
गुफाएं हैं वो रॉक कट वास्तुकला के कुछ शुरुआती उदाहरण हैं। जो रॉक कट कला है, वास्तुकला है, उसकी उदाहरण देती हैं। जो सुदामा और लोमस ऋषि की गुफाएं हैं वो रॉक कट कला जो है वास्तुकला उसका उदाहरण देती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? जो सम्राट अशोक थे वो किस राजवंश के शासक थे? तो इसका ऑप्शन है मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, नंद राजवंश और शुंग राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अशोक का जो शासन काल था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। अशोक ने लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। अशोक ने आधुनिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी महाद्वीप पर शासन किया है। अशोक के काल में बनाया गया प्रतीक, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक के शासन काल में ही जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, वो अशोक के शासन काल में ही बनाया गया था। अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक का नाम उपगुप्त था। जो अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक थे, जो आध्यात्मिकता का ज्ञान मतलब सिखाया उन्होंने अशोक को, उनका नाम था उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? जो मौर्य वंश की स्थापना करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? ऑप्शन है महापद्मनंद, धनानंद, अजातशत्रु और बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद। जो मौर्य वंश की स्थापना से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी साम्राज्य का विस्तार था वो उत्तर से पश्चिम की ओर था, और जो सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसको चंद्रगुप्त ने ही हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेसिडोनियन क्षत्रपों पर भी विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर तक था? जो ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसके राज्य का विस्तार भारत से भी बाहर का था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों ऐसे शासक हैं जिनका जो राज्य विस्तार था वो भारत के बाहर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के महान शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी राज्य विस्तार है उनको हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था
उसमें उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। कनिष्क का साम्राज्य ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। जो कनिष्क का साम्राज्य था वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। जो कनिष्क की राजधानियाँ थी वो पहली पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? जो भी यूनानी लोग थे उन लोगों को कौन सा राजा था जिसने भारत से बाहर निकाल दिया था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी यूनानी लोग थे उनको बाहर निकाल दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसको हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध जो लड़ा था वो 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच लड़ा था। युद्ध के बाद हुई संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सारे प्रदेश सौंप दिए। जो युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसमें सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सारे प्रदेश सौंप दिए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसका एक राजदूत था मेगास्थनीज नाम का, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अगला क्वेश्चन है, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो ऑप्शन है बिंदुसार, महेंद्र, अशोक और बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही धर्म विजया यानी कि धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। विजय की नीति किसने विकसित की? अशोक ने। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 268 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 272 भी है, में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु जो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। जो अशोक का जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था 304 ईसा पूर्व। और अशोक जो कि सिंहासन पे बैठे थे वो 268 ईसा पूर्व, जैसे कुछ अपवाद में 272 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, तो उस समय वो सिंहासन पर बैठे थे। और जो अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध था जो सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व, 264 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। जो कलिंग का युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था।
सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुए, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? वो सम्राट अशोक के द्वारा हुआ था। और किनके बीच हुआ था? वो सम्राट अशोक और जो कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता था? सम्राट अशोक। और ये जो युद्ध उन्होंने जीता था, इसका जो भी उल्लेख हमें जो भी इसके बारे में जानकारी मिलती है वो उनके 13वें शिलालेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो ऑप्शन है 8, 10, 14 और 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। जो सम्राट अशोक थे, जो इनके जो भी आदेश होते थे उन्होंने अपने उन आदेशों को, जो भी पत्थर के स्तंभ थे उस पे उन्होंने उसको लिखवाया था। और जो उनके राज्य के जो भी प्रमुख स्थान होते थे वहाँ उनको, जो उनके स्तंभ थे उनको लगवाते थे ताकि जो भी उनकी जो जनता है वो उनको देखे और आचरण करे। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। जो सम्राट अशोक के जो 14 शिलालेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है पशु बलि पर प्रतिबंध, समस्त प्रजा मेरी संतान जैसी है। जो उनके पहले शिलालेख में जो लिखा गया था वो लिखा गया था कि जो पशु बलि पर प्रतिबंध, मतलब कि पशु बलि पर वो रोक लगाते थे और बोलते थे कि समस्त प्रजा मेरी संतान जैसी है। दूसरा शिलालेख है इसमें मानव एवं पशु चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांडव एवं सत्यपुत व केरलपुत की चर्चा। जो चोल पांडव एवं सत्यपुत एवं केरलपुत की जो चर्चाएं हैं वो किस शिलालेख में है? दूसरी शिलालेख में। और जो तीसरी शिलालेख है इसमें प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य के अधिकारी को दौरा करने का आदेश। जो उनका राजकीय अधिकारी था उसको हर 5वें वर्ष में दौरा करना है। इसके बारे में किस शिलालेख में कहा गया है? वो तीसरे शिलालेख में। और जो चौथा शिलालेख है धर्म आचरण के भेरीनाथ के मध्य से धर्म का उद्घोष। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें मौर्य काल के जो भी राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं वो अर्थशास्त्र के पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो ऑप्शन है
समाहर्ता, राजूकास, बोधिसत्व, धम्म महापात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धम्म महापात्र। जो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जो नया पद बनाया था वो था धम्म महापात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महापात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महापात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्म महापात्र का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। जो धम्म महापात्र है उनका क्या कार्य था? जो भी राज्य है उसमें धर्मानुशासन का निर्माण करना, धर्म के लिए अनुशासन का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो शुंग वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अग्निमित्र, पुष्यमित्र, भागभद्र, देवभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में एक सेनापति था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य सेना में एक सेनापति था और इसी ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश ने लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से में शासन किया। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा थी। जो शुंग वंश की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र और विदिशा थी। भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। जो भरहुत स्तूप है उसका जो भी निर्माण हुआ था तो उसका श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वसुदेव ने की थी। जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी हत्या किसने की थी? उनके ही मंत्री वासुदेव ने की थी। शुंग वंश के बाद कण्व वंश स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर, मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। जो भी कुषाण थे उनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? वो थी मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर थी जो अब पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। जो कुषाणों का मूल निवास जो था वो चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान था। कुषाणों ने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में शासन किया। जो कुषाण लोग थे उन्होंने जो पहली और तीसरी शताब्दी तक दक्षिण एशिया में शासन किया था। कुषाणों ने अपने साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। जो कुषाण थे उन्होंने अपने साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल कर लिया। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। जो कनिष्क थे उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। जो कनिष्क राजा थे उन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? ऑप्शन है चोल, चेर, कुषाण, चालुक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के महान राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस, जो 1500 से 65 ईस्वी तक था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। जो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इनके शासन काल में गांधार कला का विकास जो सर्वाधिक हुआ था। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।